तो चलिए जी आगे बढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी की तरफ। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं तो इसमें एक एजेंट होता है, एक होता है प्रिंसिपल, और दोनों के बीच में एक एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब इसकी खास बात यह है कि यहां पर कंसिडरेशन शुरुआत में नहीं आता। जब एजेंट काम करना शुरू करता है, फॉर एग्जांपल मैंने स्टेप नंबर 1 किसी को अपना एजेंट बनाया, तो जरूरी नहीं उसको कमीशन भी उसी दिन पे कर दूंगा। कमीशन कब पे होगी? जब वो काम करना शुरू करेगा। क्या ये पॉसिबल है? उसने काम कभी किया ही नहीं, यस, तो इसलिए कमीशन कभी मिलेगी नहीं, ये वेरी मच पॉसिबल है। तो इसलिए यहां पर कंसिडरेशन लेटर ऑन आता है, कॉन्ट्रैक्ट बनते हुए नहीं। ठीक है जी। रूल ऑन विच द एजेंसी इज बेस्ड, हाँ दी पूरा एजेंसी कौन से रूल के ऊपर बेस्ड है? एमसीक्यू पर्पज से ये सवाल पूछा जा सकता है, ध्यान रखना एमसीक्यू पर्पज से रेलेवेंट बनता है कि एजेंसी कौन से रूल पर बेस्ड है। अरे क्या हो रहा है ये, हाँ जी, एजेंसी कौन से रूल पे बेस्ड है? तो रूल है क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर से, मतलब जो व्यक्ति किसी एजेंट के थ्रू काम कर रहा है, इसका मतलब वो खुद ही काम कर रहा है। एक और रेलेवेंट चीज यहां बनती है, वो है ट्रू टेस्ट ऑफ एजेंसी। कब माना जाता है कि एजेंसी है? वो कब माना जाता है? जब एक व्यक्ति के पास कैपेसिटी टू बाइंड द प्रिंसिपल है, मतलब अपनी हरकतों से वो प्रिंसिपल को लायबल ठहरा सकता है, एंड मेक हिम आंसरेबल टू द थर्ड पार्टी, मतलब अपनी हरकतों से वो किसी प्रिंसिपल को, अपने किसी बॉस को, थर्ड पार्टी को लायबल ठहरा सकता है। ओके, वेदर ही कैन एस्टेब्लिश द प्रेविटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टी, मतलब वो ये प्रूव कर सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट बेशक उसने किया है, मगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ किसके बीच में है? बिटवीन अ प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टी, यानी कि ही इज एक्टिंग ऑन बिहाफ of the principal, so original contract take place between a principal and third party only। तो अगर ये दोनों कंडीशन यस है, मतलब एक पार्टी अपनी हरकतों से प्रिंसिपल को लायबल ठहरा रही है, और जो वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अगर दोनों क्वेश्चन का आंसर यस है तो इसका मतलब ट्रू टेस्ट ऑफ एजेंसी है, मतलब वहां पर एजेंसी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है। और आगे बढ़ते हैं, फिर कहता है एसेंशियल ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में एक एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट एक्सप्रेस भी हो सकता है, इंप्लाइड भी हो सकता है। इंप्लाइड कैसे होगा देखते हैं। फिलहाल कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी, कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी में कहता है कि हर वो व्यक्ति जो कि एज ऑफ मेजॉरिटी का होगा, माइनर नहीं होगा मतलब, और जो साउंड माइंड का होगा, वही केवल एजेंट को एम्प्लॉय कर सकता है। यानी कि इसको देखकर तो पता लग रहा है कि यानी कि प्रिंसिपल की कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसकी? प्रिंसिपल की कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आगे क्या एजेंट माइनर हो सकता है? इसने तो प्रिंसिपल के बारे में लिखा है, हाँ एजेंट माइनर हो सकता है। तो फिर अब होगा क्या? अगर एजेंट माइनर है तो माइनर होने का मतलब क्या होगा कि एजेंट लायबल ही नहीं होगा प्रिंसिपल को। देखो वैसे प्रिंसिपल अपनी हरकतों के लिए, एजेंट अपनी हरकतों के लिए प्रिंसिपल को लायबल होता है, परंतु अगर एजेंट माइनर है तो वो तो लायबल ही नहीं होगा ना भैया। फिर तो चले कंसिडरेशन, अगर मैं कंसिडरेशन की बात करूं तो कोई भी कंसिडरेशन नहीं रिक्वायर्ड जिस टाइम एजेंसी बनाई जाती है, तो कंसिडरेशन लेटर ऑन पिक्चर में आता है। फिर कॉन्ट्रैक्ट, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टी। देखो जी, बेशक एजेंट कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा है कस्टमर से, बट एजेंट किसके बिहाफ पर काम करता है? प्रिंसिपल। तो एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में होता है? प्रिंसिपल एंड कस्टमर के बीच में। तो इसलिए यानी कि उसके द्वारा किए गए काम से क्या प्रिंसिपल लायबल रहता है थर्ड पार्टी को? यस। तो इसलिए पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में होता है? प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टी के बीच में ही होता है। एजेंट इज पर्सनली लायबल टू द प्रिंसिपल। अगर देखो एजेंट ने अपनी अथॉरिटी को एक्सीड किया, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने अपने एम्प्लॉय कुंदन को कहा कि कुंदन मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेडिसिन ला दे। वो मेडिसिन के साथ साथ मेरी क्रियाकर्म का सामान भी ले आया, और सवाल उठा, मैंने कहा कि ये के सामान कितने का? कहने लगा सर मेडिसिन तो 50 रुपए की है, क्रियाकर्म का सामान 2000 रुपए का है। तो क्या मैं 2000 रुपए के सामान के लिए लायबल हूं? नहीं, मैं लायबल नहीं हूं। क्यों? क्योंकि उसने, एजेंट ने अपनी अथॉरिटी को एक्सीड कर दिया है, और जब एजेंट अपनी अथॉरिटी को एक्सीड कर देगा, मतलब जो काम उसे कहा गया है वो उसके एक्स्ट्रा भी फालतू में काम करने लग गया है, तो प्रिंसिपल इज नॉट लायबल। तो वहां पर एजेंट पर्सनली लायबल हो जाएगा। परंतु अगर एजेंट माइनर हुआ तो ही इज नॉट लायबल एट ऑल, मतलब वो पर्सनली लायबल नहीं है। ठीक है, आगे हु मे बी एन एजेंट। एजेंट कौन बन सकता है? लॉ कहता है एनी पर्सन में बिकम एन एजेंट बट नो पर्सन हु इज नॉट ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी एंड ऑफ साउंड माइंड कैन बिकम एन एजेंट। यानी कि ध्यान रखना, नॉर्मली क्या होना चाहिए कि अब लॉ क्या कहता है? कहता है कि
एजेंट की भी कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसकी नहीं है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट तो फिर क्या होगा कि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा प्रिंसिपल को। अब यहाँ लॉ कंपल्सरी नहीं कर रहा, लॉ कहता है कि अगर उनकी कैपेसिटी नहीं है तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे प्रिंसिपल को। इसका मतलब अब लॉ ने आपके ऊपर छोड़ दिया है कि भैया अगर एजेंट माइनर है तो ध्यान रखना फिर वो लाइबल नहीं होगा प्रिंसिपल को, ये बात ध्यान रख लेना। चलो जी, और आगे बढ़ना शुरू करते हैं। एजेंसी किस तरीके से क्रिएट की जा सकती है? तो हम एक तो तरीका होता है कि एक्सप्रेस एजेंसी, मतलब बोल कर या लिख कर, जैसे नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है तो वैसे ही एजेंसी क्रिएट कर सकते हो बाय द एक्सप्रेस एग्रीमेंट। और एक होता है इम्प्लाइड एजेंसी। इम्प्लाइड एजेंसी का मतलब ना बोला गया ना लिखा गया, मगर फिर भी एजेंसी क्रिएट हो गई। कैसे एजेंसी कैसे क्रिएट हो गई? हरकतों से। अच्छा, इम्प्लाइड कैसे हो सकती है एजेंसी? देखिएगा, कैसे हो सकती है। हम कहते हैं एजेंसी बाय एस्टॉपल। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मेरे को क्लासेस लेने के लिए कहीं हॉल नहीं मिल रहा था, तो मेरा जो एजेंट है कुंदन, वो गया एक हॉल के ओनर के पास। मैं भी सामने खड़ा था और मेरे सामने कह रहा है कि ये अपने पोपली सर है, इन्हें हॉल चाहिए आपका रेंट पर। हॉल के ओनर ने कहा 25,000 रुपये लगेंगे एक क्लास के। कुंदन ने कहा कोई दिक्कत नहीं, पोपली साहब है अपने, कोई दिक्कत नहीं। मैं खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा हूँ, मैं मना नहीं कर रहा। तो क्या मैं हॉल ओनर को लायबल हो चुका हूँ? यस, अपनी हरकतों से मैं बता चुका हूँ कि जो भी कुंदन कर रहा है वो मेरे बिहाफ पर कर रहा है, यानी कि जो भी कुंदन कर रहा है उसको मेरी कंसेंट है। तो इस तरीके से क्या एजेंसी एंटर्ड हो रही है? यस, दिस इज कॉल्ड एजेंसी बाय एस्टॉपल। मैं अपनी हरकतों से सामने वाले को बता रहा हूँ कि हाँ हाँ, जो कुंदन कर रहा है वो ठीक है, वो मेरे एजेंट के रूप में काम कर रहा है, तो लेटर ऑन मैं मना नहीं कर सकता। तो इसे ही अपन लोग एजेंसी बाय एस्टॉपल कहते हैं। यानी कि जैसे वर्ड देख लीजिएगा, अगर कोई व्यक्ति अपने वर्ड्स ऑफ माउथ या फिर राइटिंग या फिर हरकतों से सामने वाले को यकीन दिला दे कि जो सामने वाला हरकतें कर रहा है वो उसका एजेंट ही है, जबकि वो रियलिटी में एजेंट नहीं है, तो फिर अब मैं मना नहीं कर सकता। जिसने मैंने ये हरकतें की हैं तो मैं ये मना नहीं कर सकता। अब एजेंसी बाय एस्टॉपल के लिए कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होनी जरूरी है। पहला, प्रिंसिपल मस्ट हैव मेड अ रिप्रेजेंटेशन, मतलब प्रिंसिपल ने हरकतें की हों। ये हरकतें एक्सप्रेस भी हो सकती हैं, इम्प्लाइड भी हो सकती हैं, और इन हरकतों से ये पता लग रहा हो कि एजेंट के पास अथॉरिटी है कोई काम करने की, और प्रिंसिपल की हरकतों से ही थर्ड पार्टी को उकसावा मिला हो ये कॉन्ट्रैक्ट करने का, अदरवाइज उसने थोड़े ना करना था। तो थर्ड पार्टी ने इसी रिप्रेजेंटेशन के बिलीफ के बेसिस पे ही कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो ये सब जरूरी हैं, तभी जाकर इम्प्लाइड एजेंसी एंटर्ड होती है, जिसे एजेंसी बाय एस्टॉपल भी कह सकते हैं। और आगे बढ़ सकते हैं, चले जी। फिर हमारी अगली एजेंसी आती है एजेंसी बाय नेसेसिटी। ऐसी एजेंसी जो कि बहुत ही इमरजेंसी के अंदर जनरेट होती है उसे कहते हैं एजेंसी बाय नेसेसिटी। अब एजेंसी बाय नेसेसिटी में एजेंट द्वारा किए गए काम के लिए प्रिंसिपल लायबल होगा अगर कुछ एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मैंने एक पेरिशेबल आइटम रेलवे से भेजी, बट जयपुर के अंदर कुछ कारणों से ट्रेन रुक गई और आगे चल नहीं पा रही थी ट्रेन। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया वहाँ आगे रेल की पटरियों पर, तो जो ट्रेन का टीसी था उसने लोकल गांव वालों को मेरे जो सेब संतरे जो भेज रहा था मैं ट्रेन के अंदर, वो सब उठा के बेच दिए हल्के फुल्के दाम पर। तो उसने मेरे एजेंट के रूप में काम किया। क्या उसके द्वारा की गई हरकतों से मैं लायबल हूँ? हाँ, मैं लायबल हूँ अगर कुछ एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। मैंने उसको एजेंट नहीं बनाया, बट फिर भी वो नेसेसिटी के अंदर, इमरजेंसी के अंदर उसने मेरे लिए, मेरे बिहाफ पर ये काम कर दिया। मैं उसके द्वारा किए गए काम से लायबल हूँ। पहली कंडीशन, अगर उसने एक काम गुड फेथ में किया है, मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। दूसरा, प्रिंसिपल से कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, उसकी कंसेंट नहीं मिल पा रही थी। थर्ड, ये एक्ट प्रिंसिपल के इंटरेस्ट को सेव करने के लिए ही किया गया था। और फोर्थ, एजेंट ने ड्यू केयर एक्सरसाइज की थी, मतलब उसने अपनी तरफ से बिल्कुल ढंग से रेट लगवाने की कोशिश की थी, उसने औने पौने दाम पे जानबूझ के मजे लेने की कोशिश नहीं की है। ठीक है जी, तब प्रिंसिपल लायबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए मेरे साले साहब का अगर डिनर ऑर्गेनाइज करना है मैंने, और मैंने होटल ताज के अंदर अगर बुकिंग करनी थी उसके लिए, अपने साले साहब के लिए, परंतु मैं बुकिंग नहीं कर रहा था, तो इतने में मेरे पड़ोसी जाके मेरे बिहाफ पर बुकिंग करवा के ले आया। सवाल उठा, मैंने पड़ोसी को कहा था कि जाके बुकिंग करा होटल ताज के अंदर, डिनर की बुकिंग करा नहीं, बट वो फिर भी चौधरी बन के करा के आया।
सवाल उठा, अब मेरे पास दो ऑप्शन है, क्या मैं अपने पड़ोसी के द्वारा किए गए काम को या तो हाँ कर दूं या ना कर दूं। अगर मैंने हाँ कर दिया तो होगा क्या कि मतलब मेरे पड़ोसी ने मेरे बिहाफ पर काम किया है और मैंने उसे हाँ कर दिया, इसे कहते हैं एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन का मतलब होता है कि आपके बिहाफ पर एज एन एजेंट कोई व्यक्ति काम कर चुका है और अब आप उसे उस काम के लिए अपनी कंसेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। अब एजेंसी बाय रेटिफिकेशन के लिए कुछ कंडीशंस जरूरी होनी चाहिए। पहला, जो हरकत की गई है वो प्रिंसिपल के बिहाफ पर की गई है, प्रिंसिपल एग्जिस्टेंस में है तभी रेटिफिकेशन हो सकता है, अदरवाइज नहीं। से फॉर एग्जांपल मान लीजिए कंपनी एग्जिस्टेंस में अभी आई नहीं है, कंपनी के बिहाफ पर कंपनी के प्रमोटर्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कंपनी के जन्म से पहले। ध्यान रखना, कंपनी जन्म के आने के बाद इसको रेटिफाई नहीं कर सकती, कंपनी लायबल नहीं होगी। ध्यान रखना, क्योंकि प्रमोटर ने जो काम किया है उससे कंपनी लायबल नहीं होगी। अगर उन्होंने कंपनी के बिहाफ पर किया है तो भी। यस, क्यों? क्योंकि जिस टाइम प्रमोटर ने काम किया उस वक्त कंपनी एग्जिस्टेंस में ही नहीं थी। ठीक है। थर्ड, कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी। हाँ जी, कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी का मतलब है कि जो एजेंट काम करके आ रहा है उसकी कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी, प्रिंसिपल की कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए। जब ये काम किया जा रहा है तो प्रिंसिपल की कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए। दूसरी बात, फुल नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल। जो भी काम एजेंट करके आया है उसकी पूर्ण नॉलेज अगर वो प्रिंसिपल को देता है तभी प्रिंसिपल लायबल होगा, अदरवाइज लायबल नहीं होगा। ओनली लॉफुल एक्ट कैन बी रेटिफाइड। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मेरा चेक चुरा के तुमने मेरे फर्जी साइन कर दिए, मैं बाद में कहता हूं कोई दिक्कत नहीं है, मैंने ही किया है, मान लो ये मैं नहीं किया है, नहीं, ये गलत है। अनलॉफुल एक्ट कभी भी रेटिफाइड नहीं हो सकता। इंटायर ट्रांजेक्शन नीड टू बी रेटिफाइड। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा एजेंट गया और होटल में होटल ताज की बुकिंग करा के लाया, मेरा पड़ोसी अगर एज ए एजेंट गया और मान लीजिए मैं कहता हूं कि नहीं भाई जितना भी बिल आएगा उसका 50% मैं दूंगा, बस 50% से ज्यादा नहीं दूंगा, लॉ कहता है ऐसा नहीं होता। अगर आपने रेटिफिकेशन किया तो मतलब रेटिफिकेशन पूरा ही है। फिर रेटिफिकेशन कभी आधा अधूरा नहीं होता, रेटिफिकेशन फिर पूरा ही होता है। तो अगर आपने कोई भी रेटिफिकेशन किया तो वो रेटिफिकेशन ऑफ फुल ही माना जाएगा। क्या माना जाएगा? रेटिफिकेशन ऑफ फुल ट्रांजेक्शन। ठीक है। अगली बात, रेटिफिकेशन कैन बी डन बाय द प्रिंसिपल ओनली। हाँ जी, केवल प्रिंसिपल ही रेटिफिकेशन कर सकता है और कोई नहीं। रेटिफिकेशन रीजनेबल टाइम में होनी चाहिए, रेटिफिकेशन रीजनेबल टाइम में होनी चाहिए। ओके, अब कहता है ओनली दोज एक्ट विच द प्रिंसिपल हैज द अथॉरिटी टू परफॉर्म कैन बी रेटिफाइड। मतलब जो प्रिंसिपल कर सकता है काम वही। फॉर एग्जांपल अल्ट्रा वायरस एक्ट, फॉर एग्जांपल कंपनी, अगर मान लीजिए कंपनी के बिहाफ पर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, कंपनी गारमेंट्स की इंडस्ट्री में आप केमिकल का काम कर रहे हो, तो कंपनी के पास इस एक्ट को रेटिफाई करने की अथॉरिटी नहीं है। तो यानी कि वही एक्ट रेटिफाई हो सकते हैं जिनको रेटिफाई करने की अथॉरिटी प्रिंसिपल के पास हो। अगर आप कंपनी के बिहाफ पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वो करो ना जो कंपनी कर सकते हैं, मतलब उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर हो, उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज से बाहर मत हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, एजेंट्स अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी। अब ये वही हो गया, एजेंसी इन नेसेसिटी वही हो गया, कोई अलग नहीं है पॉइंट। आता है ड्यूटीज ऑफ एन एजेंट। हाँ जी, एजेंट की क्या क्या ड्यूटी होती है? पहली बात, रीजनेबल केयर। तो एजेंट, तुम्हारे पास प्रिंसिपल की चीज पड़ी है तो तुम रीजनेबल केयर एंड डिलीजेंस एक्सरसाइज करोगे, और तुम्हारी लापरवाही की वजह से अगर प्रिंसिपल को नुकसान होता है तो तुम भरपाई भी करोगे। एजेंट वुड बी पर्सनली लायबल टू हिम। एग्जीक्यूशन ऑफ मैंडेट। मैंडेट का मतलब होता है डायरेक्शन। तो प्रिंसिपल की तरफ से अगर कोई भी डायरेक्शन इशू की गई है तो तुम उसका पालन करोगे, उसको अवॉइड नहीं करोगे। जैसे यहां पर क्या हुआ था कि प्रिंसिपल ने एजेंट को कहा कि भैया ये जो मेरा स्टॉक है ना इसका इंश्योरेंस करवा दे। एजेंट ने कहा जी हो जाएगा, ठीक है जी, और प्रीमियम वगैरह भी इसने प्रिंसिपल से काट लिया कि मैं इसका इंश्योरेंस करा रहा हूं, बट नहीं कराया। द गुड्स वर लॉस्ट इन एन एक्सप्लोजन। तो क्या एजेंट लायबल होगा? हाँ, क्योंकि आपने प्रिंसिपल के मैंडेट का पालन नहीं किया है। ये अपने आप में केस स्टडी में आ सकता है, और केस लॉ भी ध्यान रखना, पन्नालाल जानकीदास वर्सेस मोहनलाल के नाम से। अच्छा क्वेश्चन आंसर इस पर पूछा जा सकता है। एजेंट्स ड्यूटी टू कम्युनिकेट विद द प्रिंसिपल। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप प्रिंसिपल से पहले पूछो, उसकी सजेशन लो कि मुझे क्या करना चाहिए इस केस में। डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल,
एंड यूज ऑफ डिलीजेंस, मतलब कभी भी काम कर रहे होगे तो अपना दिमाग लगा के काम करोगे, प्रिंसिपल का नुकसान करवाने के लिए काम मत करना। नॉट टू एक्ट एट इज ओन, ये इंपॉर्टेंट है, ये अपने आप में पेपर में आ सकता है, ध्यान रखना। एक ऊपर वाला आ सकता है पन्ना लाल वाला केस, और एक ये अपने आप में आ सकता है। कभी वो ऐसे नहीं पूछेगा डिफाइन द डिफरेंट ड्यूटीज ऑफ द एजेंट, वो हमेशा इनमें से किसी एक पॉइंट को पूछेगा, और इस सारे पॉइंट्स में 2 पॉइंट्स बनते हैं जिन पे केस स्टडी बन सकती है, एक वो जो सेकंड वाला और एक 6th वाला। हाँ जी, कहता है एजेंट मस्ट नॉट एक्ट एट हिज ओन अकाउंट व्हाइल डीलिंग विद द थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी को ये नहीं दिखाएगा कि हाँ जी मैं ही, ये गुड्स मेरी हैं, ये नहीं दिखाएगा, तो कभी भी अपने अकाउंट पे डील नहीं करेगा। अच्छा, राइट ऑफ द प्रिंसिपल व्हेन द एजेंट डील्स ऑन हिज ओन अकाउंट, तो क्या होगा अगर मान लीजिए एजेंट अपने अकाउंट पे डील कर लेता है, तो फिर प्रिंसिपल का राइट क्या होगा। देखिएगा, जैसे कि ए ने डायरेक्शन दी बी को कि ए की ना प्रॉपर्टी वगैरह बेच दो, बी ने कहा जी कोई दिक्कत नहीं है। बी ने ये प्रॉपर्टी खुद खरीद ली सी के नाम पर, आप किसी दोस्त को बुलाया सी के नाम से और एक्चुअल में खरीदी खुद। अच्छा, ए को जब ये पता लगा कि बी ने ये लैंड खुद खरीदी है, तो क्या ये इस कॉन्ट्रैक्ट को मना कर सकता है? यस। अगर बी ने ये बात छुपाई ए से कि वही खरीद रहा है प्रॉपर्टी, तो ए इस कॉन्ट्रैक्ट को मना कर सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप है। तो इसलिए राइट ऑफ द प्रिंसिपल व्हेन द एजेंट डील इन हिज ओन अकाउंट, तो एजेंट के पास अथॉरिटी रहती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडेट कर सकता है, प्रिंसिपल के पास अथॉरिटी रहती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडेट कर सकता है, और अगर वो ये प्रूव कर पाए कि हाँ जी एजेंट ने उससे ये चीजें छुपाई थी। ठीक है, अगली बात, प्रिंसिपल राइट टू बेनिफिट गेन्ड बाय द एजेंट डीलिंग ऑन हिज ओन अकाउंट। पता लगा ये प्रॉपर्टी जो है बी ने ली सी के नाम पे, इसको आगे बेच दी, अब इसको आगे बेच दी और प्रॉफिट कमाया, तो जो प्रॉफिट कमाया है वो सारे का सारा तुझे प्रिंसिपल को लौटाना भी पड़ेगा। तो पहली बात, कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड हो सकता है, और दूसरी बात, जो एजेंट ने इस ट्रांजैक्शन से प्रॉफिट कमाया वो सारा प्रॉफिट भी प्रिंसिपल को लौटाना पड़ेगा। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट बनता है पेपर के लिए, क्योंकि जब भी ऐसा आए कि एजेंट अपने नाम से डील कर रहा है, तो 215 और 216 का एप्रोप्रिएट संगम जरूर लिख के आना। इसके केस स्टडीज बहुत ही रेलेवेंट हैं, तो वो मैं करवाऊंगा केस स्टडीज, अभी इसकी एक क्लास के अंदर इसकी केस स्टडीज में एजेंसी की डिस्कस करूंगा, बहुत रेलेवेंट बनती है पेपर के लिए, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट, सीक्रेट प्रॉफिट। हाँ जी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि एजेंट कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट कमाने की कोशिश नहीं करेगा, प्रिंसिपल से पूछे छुपाकर कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट नहीं कमाएगा। से फॉर एग्जांपल आपने प्रिंसिपल को कहा कि मैंने आपकी लैंड बेच दी है 2 करोड़ में, जबकि लैंड एक्चुअल में 2.5 करोड़ में बेची थी, नहीं, और अगर सीक्रेट प्रॉफिट कमाया है तो वो सारे का सारा उसे लौटाना पड़ेगा प्रिंसिपल को। नो डेलीगेशन, ध्यान रखना, प्रिंसिपल से पूछे बिना कोई भी डेलीगेशन आप नहीं करोगे, मतलब अपनी जो ड्यूटी है वो किसी और को डेलीगेट नहीं करोगे, और अगर आप करते हो तो फिर आप ही रिस्पॉन्सिबल होगे जिसको आपने डेलीगेट किया है, मतलब सब एजेंट। जैसे अगर आपने प्रिंसिपल से पूछे बिना किसी सब एजेंट बना दिया तो आप ही सब एजेंट की हरकतों के लिए लायबल हो, प्रिंसिपल लायबल नहीं है किसी को भी। नो डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन टू द आउटसाइडर, अगर आपके पास कुछ सीक्रेट्स हैं प्रिंसिपल के धंधे के, तो आप उसको आउटसाइडर्स को लीक नहीं करोगे। नो डिस्क्लोजर एंड रेंडर द ट्रू अकाउंट, प्रॉपर अकाउंट जो है प्रिंसिपल को या फिर उसके मरने के बाद उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को प्रॉपर अकाउंट, मतलब बाउचर्स वगैरह सब कुछ सरेंडर करोगे, सब कुछ प्रॉपर उनको प्रेजेंट करोगे। फिर आता है राइट्स ऑफ एजेंट। एजेंट के पास रेम्युनरेशन रिसीव करने का अधिकार होता है, बिल्कुल होता है, जो भी एग्रीमेंट में लिखा होता है वो रेम्युनरेशन रिसीव करने का अधिकार होता है। परंतु अगर मान लीजिए एजेंट ने अपने काम करने में कोई मिसकंडक्ट किया है, कोई जालसाजी की है, कोई फ्रॉड किया है, तो उसे वहां की रेम्युनरेशन नहीं मिलेगी। अब ध्यान रखना, इन दोनों को मिलाकर एक अच्छी केस स्टडी बन सकती है। अगली बात, राइट ऑफ लियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राइट ऑफ लियन, क्या एजेंट के पास राइट ऑफ लियन होता है? हाँ, राइट ऑफ लियन होता है। लियन का मतलब होता है किसी और के गुड्स पे अधिकार रखना। इसका मतलब है कि अगर प्रिंसिपल के गुड्स एजेंट के पोसेशन में है और ये पोसेशन लॉफुल तरीके से प्राप्त किया गया है, तो जब तक प्रिंसिपल एजेंट को उसके पैसे नहीं देता तब तक एजेंट उन गुड्स को अपने पोसेशन में कंटिन्यू रख सकता है। दिस इज कॉल्ड राइट ऑफ लियन। पर एक बात ध्यान रखना, ये पोसेशन लॉफुल तरीके से ऑब्टेन किया जाना चाहिए, बस ये बात ध्यान रखना। तो इसलिए
ये राइट कब कब अवेलेबल होता है? जब एजेंट ने लॉफुली रिसीव किया है सम ऑफ, जब एजेंट को लॉफुली ड्यू है, मतलब कोई कमीशन ड्यू है क्योंकि उसने कोई काम किया था, ठीक है। द प्रॉपर्टी जिसके ऊपर लियन एक्सरसाइज किया जा रहा है वो प्रिंसिपल की है और वो एजेंट के पास आई है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज ड्यूटी एज अ एजेंट। इसका मतलब अगर उसने गलत तरीके से प्रॉपर्टी उठाई है प्रिंसिपल की तो फिर लियन एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता, वो लियन एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता। तो लियन कब एक्सरसाइज किया जा सकता है? दो कंडीशन होनी चाहिए। पहला, जो एजेंट ने परफॉर्म किया है काम और उसके लिए जो उसका लॉफुल ड्यू बनता है उस मनी की रिस्पेक्ट में लियन एक्सरसाइज कर रहा है, और प्रिंसिपल की एसेट पे लियन एक्सरसाइज कर रहा है और वो एसेट जो उसने लॉफुल तरीके से ऑब्टेन की है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द बिजनेस, बट किसी अनलॉफुल तरीके से प्रिंसिपल से ऑब्टेन नहीं की है। नेक्स्ट, व्हेन दिस राइट इज लॉस्ट, राइट ऑफ लियन कब लॉस्ट हो जाता है? जैसे ही पोसेशन छूटा तो लियन भी छूटा। अच्छा, दूसरी बात, एजेंट कई बार अपने इस राइट को वेव करता है कि कोई दिक्कत नहीं, पैसे आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, अभी नहीं दे रहे तो बाद में दे देगा। और तीसरा, जब एजेंट्स लियन इज सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि एजेंट किसी भी हालत में पोजीशन रखेगा ही नहीं, चाहे पेमेंट में डिले हुआ फिर भी नहीं रखेगा। ओके, फिर क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं। फिर तीसरा अधिकार है एजेंट का राइट ऑफ इंडेमिनिटी। अच्छा, अगर मान लीजिए एजेंट को कोई भी लॉस होता है, लॉस इन द सेंस कि बिजनेस को परचेज करके सेल करने में कोई भी लॉस हुआ, अगर प्रिंसिपल ने कहा सस्ते दाम पर बेच दे और महंगे दाम पर परचेज की थी, तो फिर जो भी लॉस हुआ उसकी लॉस की भरपाई वो प्रिंसिपल से ही करेगा। ठीक है जी। राइट ऑफ इंडेमिनिफिकेशन अगेंस्ट द एक्ट डन इन द गुड फेथ, कुछ भी जो उसने प्रिंसिपल के बिहाफ पर गुड फेथ में किया है, ऑन द इंस्ट्रक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रिंसिपल किया है, तो कुछ भी अगेन लॉस होता है तो वो लॉस की भरपाई करने का अधिकार वो प्रिंसिपल से रखेगा। ठीक है जी। परंतु अगर मान लीजिए उसने कोई काम ऐसा किया है कि जो लॉ का उल्लंघन करके, क्रिमिनल एक्ट करके किया, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने किसी को लुढ़का दिया, आपने किसी को गोली मार दी, आपने किसी के घर को आग लगा दी, प्रिंसिपल ने आपको कहा है चिंता मत कर, अगर ऐसा भी कुछ भी हुआ तो मैं तेरी भरपाई करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि अनलॉफुल एक्ट का रेटिफिकेशन या इंडेमिनिफिकेशन कभी नहीं हो सकता, तो वहां पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, एजेंट वहां पर कुछ नहीं मिलेगा। फिर नॉन लायबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर ऑफ द एजेंट डू अ क्रिमिनल एक्ट है जी। क्रिमिनल एक्ट के लिए ध्यान रखना, एजेंट ऐसा नहीं होगा कि तुम प्रिंसिपल को कहोगे प्रिंसिपल लायबल है, कांड तुमने ही किया है, वो भी लायबल होगा मगर तुम भी लायबल हो। आगे बढ़ते हैं। राइट ऑफ रिटेन आउट ऑफ द सम रिसीव्ड ऑन द प्रिंसिपल्स अकाउंट, क्या ये पॉसिबल है कि मान लीजिए एजेंट ने माल बेचा 1 करोड़ रुपए का, उसकी कमीशन थी 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए रख के 90 लाख रुपए वो कमीशन वो प्रिंसिपल को लौटा दे? हाँ, बिल्कुल उसके पास ये राइट बनता है कि अपना कमीशन रखे और कमीशन रखने काटने के बाद बाकी जो अमाउंट है वो अमाउंट लौटा सकता है किसको? प्रिंसिपल को। ठीक है जी। चले, फिर कहता है राइट टू कंपनसेशन फॉर इंजरी कॉज्ड बाय द प्रिंसिपल्स नेग्लेक्ट। हाँ जी, अगर मान लीजिए प्रिंसिपल की लापरवाही से प्रिंसिपल इंस्ट्रक्शन नहीं दे पाया, जिस वजह से मान लीजिए कुछ नुकसान हो गया एजेंट का, तो फिर प्रिंसिपल से भरपाई उस काम में भी की जा सकती है। हाँ, अब यहाँ पर कौन कौन से कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं मैं बता देता हूँ। एक एक नंबर के क्वेश्चन इन सब पे बन सकता है, कोई भी इनमें से कोई भी पॉइंट एक एक नंबर पे पूछा जा सकता है। लियन अपने आप में 4 नंबर का सवाल बन सकता है, रेम्युनरेशन अपने आप में 2 नंबर का सवाल बन सकता है, बस सबसे इंपॉर्टेंट लियन का है। और फिर राइट ऑफ इंडेमिनिटी अपने आप उसके बारे में भी पूछ सकता है कि इंडेमिनिटी से रिलेटेड अधिकार क्या है, ध्यान रखना ABC ये तीनों पूछ सकता है। तो लियन, इंडेमिनिटी, ये सुपर डुपर इंपॉर्टेंट बनते हैं इस कॉन्सेप्ट में से। चले, अब हम आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजेंट पर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजेंट, देखो जी 2 तरीके के एजेंट हो सकते हैं, एक होता है सब एजेंट, एक होता है सब्सटीट्यूटेड एजेंट। सब एजेंट का मतलब होता है एजेंट के नीचे जो एक और एजेंट है उसे सब एजेंट कहते हैं। इसकी खास बात यह है कि किसको रिपोर्ट करता है? मेन एजेंट को। ओके, तो यानी कि एक होता है प्रिंसिपल, उसके नीचे मेन एजेंट, फिर आता है सब एजेंट। अच्छा, ये सब एजेंट 2 तरीके से अपॉइंट हो सकता है। शायद इसको अपॉइंट करने से पहले अपने प्रिंसिपल की कंसेंट ली हो या फिर अपने प्रिंसिपल की कंसेंट ना ली हो। अगर तो प्रिंसिपल की कंसेंट लेकर सब एजेंट को अपॉइंट किया गया है तो हम उसे कहते हैं सब एजेंट इज प्रॉपरली अपॉइंटेड। परंतु
परंतु अगर प्रिंसिपल की कंसेंट के बिना सब एजेंट को अपॉइंट किया गया है तो हम कहते हैं प्रिंसिपल इज सब एजेंट इज नॉट प्रॉपरली अपॉइंटेड। अगर मान लीजिए सब एजेंट प्रॉपरली अपॉइंटेड है, अगर सब एजेंट प्रॉपरली अपॉइंटेड है तो क्या होगा, तो फिर उसके द्वारा किए गए काम के लिए प्रिंसिपल थर्ड पार्टी को लायबल होगा, प्रिंसिपल थर्ड पार्टी को लायबल होगा। मगर अगर ये कुछ गड़बड़ करता है सब एजेंट, तो प्रिंसिपल सब एजेंट को डायरेक्टली स्यू नहीं कर सकता, प्रिंसिपल मेन एजेंट को कहेगा और मेन एजेंट ही सब एजेंट को स्यू कर सकता है, ठीक है ना। तो सब एजेंट लायबल जो है ओरिजिनल एजेंट को ही रहेगा, ध्यान रखना। परंतु अगर मान लीजिए प्रिंसिपल को बताए बिना सब एजेंट अपॉइंट किया गया है, तो प्रिंसिपल जो है थर्ड पार्टी यानी कि कस्टमर को लायबल नहीं होगा, ओरिजिनल एजेंट ही प्रिंसिपल को भी लायबल होगा और थर्ड पार्टी को भी लायबल होगा, ठीक है जी। चलिए फिर हमारा आता है दूसरा एजेंट कॉल्ड है सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। एक ऐसा एजेंट जो इंट्रोड्यूस कराया गया प्रिंसिपल को, किसके द्वारा, मेन एजेंट के द्वारा, बट जो डायरेक्टली रिपोर्ट करता है प्रिंसिपल को, यानी कि वो मेन एजेंट को रिपोर्ट नहीं करता, वो डायरेक्टली प्रिंसिपल को रिपोर्ट करता है। ऐसा कब होता है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने कपड़े बेचने के लिए अपना एक एजेंट अपॉइंट कर रखा है, राजस्थान में मैंने कपड़े बेचे, परंतु राजस्थान के ग्राहक ने पैसे नहीं दिए। अब क्योंकि पैसे नहीं दिए तो मैंने क्या किया, राजस्थान में एक एडवोकेट अपॉइंट किया, मैंने अपने एजेंट को कहा कि तू मुझे एक एडवोकेट ला दे। अब वो जो एडवोकेट मुझे रेफर किया गया वो मेन एजेंट के द्वारा रेफर किया गया, बट वो एडवोकेट वो थोड़ा ना कपड़े बेच रहा है, तो देयर इज नो नीड कि वो मेन एजेंट को रिपोर्ट करे। तो इसका मतलब वो डायरेक्टली मुझे रिपोर्ट कर रहा है, जी हाँ वो डायरेक्टली मुझे रिपोर्ट कर रहा है, मेन एजेंट को रिपोर्ट नहीं कर रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। तो दोबारा बोलता हूं, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट एक ऐसा एजेंट होता है जो कि मेन एजेंट को रिपोर्ट नहीं करता, वो सीधा प्रिंसिपल को रिपोर्ट करता है, बट उसे इंट्रोड्यूस प्रिंसिपल को कौन कराता है, मेन एजेंट रिपोर्ट कराता है, ठीक है, इंट्रोड्यूस मेन एजेंट करवाता है। तो लॉ कहता है मेन एजेंट, जब तुम उसे इंट्रोड्यूस करा रहे हो तो फिर ध्यान रखना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुम एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस की तरह काम करो। मतलब अगर तुम वकील इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो ध्यान रखना ऐसा ढंग का वकील ही इंट्रोड्यूस करना जो तुम अपने लिए हायर करते, ऐसा नहीं कि तुम बार काउंसिल में जाके कह रहे हो कि कोई ऐसा वकील बताओ जो ना केस जीत सकता हो, ना जीतने की संभावना हो, ना भूतो ना भविष्यति, मुझे ऐसा वकील चाहिए पोपली के लिए। ये गलत है, तुम अपने लिए ऐसा वकील ढूंढते, नहीं तो मेरे लिए क्यों ढूंढा, तब तुम अपनी हरकतों के लिए प्रिंसिपल को लायबल हो जाओगे, मेन एजेंट। अदरवाइज आप सब्स्टिट्यूटेड एजेंट की हरकतों के लिए प्रिंसिपल को लायबल नहीं होते हो, सब मेन एजेंट आप लायबल नहीं होते हो। क्यों नहीं होते हो, क्योंकि सब्स्टिट्यूटेड एजेंट डायरेक्टली रिपोर्ट करता है किसको, प्रिंसिपल को, तो इसलिए सब एजेंट, हाँ जी। और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट में डिफरेंस ध्यान रखना, सब एजेंट जो है किसके अंडर काम करता है, मेन एजेंट के, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट किसके अंडर काम करता है, प्रिंसिपल के। अच्छा एजेंट जो है सब एजेंट को अपॉइंट भी करता है प्लस अपनी अथॉरिटी भी डेलीगेट करता है। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट जो है उसके बारे में मैं कह सकता हूं कि एजेंट अपनी अथॉरिटी डेलीगेट नहीं करता, क्यों, क्योंकि उसका काम ही अलग हो रहा होता है। अच्छा सब एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, परंतु यहां पर प्रिंसिपल और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट के बीच में प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट होता है। आगे सब एजेंट हैज नो राइट ऑफ एक्शन अगेंस्ट द प्रिंसिपल, रेम्युनरेशन के लिए वो मेन एजेंट को ही स्यू कर सकता है सिमिलरली, परंतु सब्स्टिट्यूटेड एजेंट के पास राइट ऑफ रेम्युनरेशन क्लेम करने का अधिकार प्रिंसिपल से होता है। इम्प्रॉपर अपॉइंटमेंट, सब एजेंट इम्प्रॉपरली अपॉइंट किया जा सकता है, बट सब्स्टिट्यूटेड एजेंट का इम्प्रॉपर अपॉइंटमेंट कैसे करोगे, हो ही नहीं सकता वो, क्योंकि वो तो डायरेक्टली प्रिंसिपल को रिपोर्ट करता है। लायबिलिटी ऑफ द एजेंट, मेन एजेंट जो है सब एजेंट के कामों के लिए लायबल रहता है, बट एजेंट की ड्यूटी खत्म हो जाती है जैसे ही वो इंट्रोड्यूस करवा देता है सब्स्टिट्यूटेड एजेंट और प्रिंसिपल को, बस 2 सितारों का होगा जमीन पे मिलन आज की रात, बस खत्म हो गई आपकी ड्यूटी। अब हम आते हैं टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी के ऊपर। एजेंसी कैसे कैसे टर्मिनेट हो सकती है, देखो जी एजेंसी एग्रीमेंट के द्वारा बनाई गई है और एग्रीमेंट से ही उसका अंत होता है, तो इसलिए दोनों पार्टीज म्यूचुअल कंसेंट से जो है टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी कर सकते हैं। फिर दूसरा तरीका होता है रेवोकेशन बाय द प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कभी भी एजेंट की अथॉरिटी को रिवोक कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, बट कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पर एजेंसी रिवोक नहीं की जाती और उन सभी के सभी केसेस को इररिवोकेबल एजेंसी के नाम दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। अब इररिवोकेबल एजेंसी कब कब बनती है,
कब कब बनती है? पहला, एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट। एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि मान लीजिए राम ने श्याम को 5 लाख रुपए देने थे, नहीं दे पाया, डिफॉल्ट कर दिया, तो फिर अब हुआ क्या? जब श्याम ने प्रेशर डाला तो राम ने कहा ले मेरी कार की चाबी ले जा, और कार बेच के अपने पैसे रिकवर कर लियो। कार कौन बेचेगा? श्याम बेचेगा। तो श्याम कौन बन गया? एजेंट। और राम कौन बन गया? प्रिंसिपल। अब श्याम एजेंट क्यों बना है? क्योंकि उसे अपने 5 लाख रुपए रिकवर करने हैं। तो अपने अमाउंट की रिकवरी के लिए, क्योंकि आपने एजेंसी स्वीकार की है, दिस इज कॉल्ड एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट। राम, अब तुम एजेंसी को वापस नहीं ले सकते, ध्यान रखना। ठीक है जी, तो यहां पर एजेंसी को वापस नहीं लिया जा सकता है। ओके, दूसरी बात, अगर मान लीजिए एजेंट ने पर्सनल खर्चा कर दिया है, फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल ने कहा कि हाँ जी ये सामान खरीद ले, एजेंट ने खरीद लिया, अब इसके बाद एकदम प्रिंसिपल ने कहा एजेंसी रिवोक, नहीं हो सकता क्योंकि एजेंट खर्चा करके बैठा हुआ है। थर्ड, वेयर द एजेंट हैज पार्टली एक्सरसाइज हिज अथॉरिटी। एजेंट ने माल परचेज करके बेचना था, परचेज कर लिया, सेल करने से पहले एजेंसी रिवोक हो गई, नहीं हो सकती क्योंकि ही हैज ऑलरेडी पार्टली एक्सरसाइज हिज अथॉरिटी। वेयर द एजेंसी वाज फॉर अ फिक्स पीरियड। मान लीजिए ये जितनी आप होंडा की डीलरशिप या मारुति की डीलरशिप देखते हैं जिनमें कारें खड़ी होती हैं, तो ये 5-5, 10-10 साल की डीलरशिप होती है। क्या इनको समय से पहले विड्रॉ किया जा सकता है? बिल्कुल भी विड्रॉ नहीं किया जा सकता क्योंकि ये फिक्स पीरियड की होती है, ठीक है ना। अदरवाइज आपको कंपनसेशन देनी पड़ेगी एज अ प्रिंसिपल। हाँ जी, कंपनसेशन फॉर रिवोकेशन बाय द प्रिंसिपल। अगर मान लीजिए समय से पहले प्रिंसिपल एजेंसी को रिवोक करना चाहता है तो फिर उसे कंपनसेशन देनी पड़ेगी एजेंट को। नोटिस ऑफ रिवोकेशन हाँ जी, अगर मान लीजिए प्रिंसिपल आप क्या करना चाह रहे हो, अथॉरिटी को रिवोक करना चाह रहे हो, तो अथॉरिटी को रिवोक करने से पहले प्रॉपर नोटिस सर्व करना, किसको? एजेंट को, कि हाँ जी मैं अपनी अथॉरिटी को रिवोक करने जा रहा हूं, तो उसे एक प्रॉपर नोटिस सर्व करना। अदरवाइज आपको कंपनसेशन देनी पड़ेगी। अगेन, एजेंट को कोई भी नुकसान हुआ है उसकी कंपनसेशन आपको देनी पड़ेगी। अच्छा, ऊपर वाले केसेस में तो आप रिवोक कर ही नहीं सकते ना, बट अदरवाइज भी रिवोक करना चाहते हो तो भी एक जायज नोटिस सर्व करना, ये कहना चाह रहा है। अब हमने 2 केसेस किए। पहला केस हमने किया जब एग्रीमेंट के द्वारा दोनों पार्टीज टर्मिनेट कर देती हैं। दूसरा हमने कहा जब प्रिंसिपल अपनी अथॉरिटी को रिवोक कर देता है। अब हम तीसरी सिचुएशन पे आते हैं जब एजेंट ही रिनाउंस कर देता है अपनी अथॉरिटी को, यानी कि एजेंट जो है अपनी एजेंसी को रिनाउंस कर देता है कि मुझे एजेंसी करनी नहीं है। तो एजेंट भी किसी वक्त भी रिनाउंस कर सकता है, हाँ, परंतु उसे भी प्रिंसिपल को एक प्रॉपर नोटिस देना पड़ेगा। यानी कि अगर आप रिनाउंस करना चाहते हो, वापस करना चाहते हो, तो प्रॉपर आप एक नोटिस सर्व करोगे प्रिंसिपल को कि हाँ जी मैं आगे नहीं चलना चाहता। तो यानी कि रीजनेबल नोटिस ऑफ रिनाउंसिएशन इज नेसेसरी। यस, लेंथ ऑफ द नोटिस कितनी होगी वो डिपेंड करेगा दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट पे, या फिर कोई रीजनेबल नोटिस दिया जाना चाहिए। अगर मान लीजिए एजेंट प्रॉपर नोटिस दिए बिना ही कोई रिवोक करता है तो प्रिंसिपल को होने वाले नुकसान के लिए कौन लायबल होगा? ये एजेंट ही रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है जी। सिमिलरली अगर एजेंसी कोई फिक्स पीरियड की है, ये पॉसिबल है कि प्रिंसिपल ने काफी खर्चा किया हो और फिक्स पीरियड की एजेंसी हुई हो। अब एजेंट अगर उससे पहले अगर छोड़ना चाह रहा है तो ध्यान रखना आप नहीं छोड़ सकते, अदरवाइज आपको कंपनसेशन करना पड़ेगा प्रिंसिपल को, जो भी उसको नुकसान हुआ उसके लिए कंपनसेट करना पड़ेगा। तो ये सारे हमने 3 तरीके देखे। पहला दोनों की कंसेंट से, प्रिंसिपल के रिवोकेशन से और एजेंट के रिनंसिएशन से। उसके अलावा कुछ और लॉ में भी कारण लिखे हैं जिनके कारण टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी हो सकता है। वो कौन कौन से कारण हैं? दे आर कॉल्ड टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। उनमें कौन कौन से कारण आते हैं? पहला, कंप्लीशन ऑफ बिजनेस। कंप्लीशन ऑफ बिजनेस का मतलब है कि मान लीजिए एजेंसी की गई थी किसी पार्टिकुलर बिजनेस को कंप्लीट करने के लिए, किसी पार्टिकुलर फॉर एग्जांपल कार बेचने के लिए, मकान बेचने के लिए, बस कार बिक गई या मकान बिक गई तो एजेंसी भी टर्मिनेट हो गई है। एक्सपायरी ऑफ टाइम, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, 5 साल खत्म, एजेंसी भी खत्म। डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, कार बेचने का कॉन्ट्रैक्ट था कि एजेंट कार बिकवाएगा, कार में आग लग गई तो एजेंसी भी खत्म हो गई है। ठीक है जी। अब इफेक्ट ऑफ टर्मिनेशन पे आइएगा। हाँ जी, व्हेन द टर्मिनेशन ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी टेक इफेक्ट एज टू एजेंट एंड एज टू द थर्ड पर्सन। अगर मान लीजिए टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी हो जाता है तो फिर क्या होगा?
क्या कहता है जी, इफेक्ट ऑफ टर्मिनेशन। अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिएगा। व्हेन द टर्मिनेशन ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी टेक इफेक्ट एज टू द एजेंट एंड एज टू द थर्ड पर्सन। कहता है जी, टर्मिनेशन ऑफ द अथॉरिटी ऑफ एन एजेंट डज नॉट सो फार एज रिगार्ड द एजेंट टेक इफेक्ट, सो फार एज रिगार्ड द एजेंट, जहां तक एजेंट का सवाल है, टेक इफेक्ट बिफोर इट बिकम नोन टू हिम। टर्मिनेशन तब तक नहीं होगा जब तक एजेंट को इस बारे में पता ना हो, और सो फार एज रिगार्ड द थर्ड पर्सन बिफोर इट बिकम नोन टू देम। तो यानी कि वो थर्ड पार्टी भी तब तक लायबल नहीं होगी जब तक उन्हें इस बात का पता हो। तो ध्यान रखना, टर्मिनेशन कब माना जाएगा, जब एजेंट को भी इस बात का पता हो और थर्ड पार्टी को भी इस बात का पता हो। अगर थर्ड पार्टी को इस बात का नहीं पता कि एजेंसी टर्मिनेट हो चुकी है, तो क्या थर्ड पार्टी प्रिंसिपल को स्यू कर सकती है? हाँ, तो इसलिए थर्ड पार्टी को भी बताना जरूरी है कि एजेंसी रिलेशनशिप टर्मिनेट हो चुका है, और एजेंट को भी बताना जरूरी है। और आगे बढ़ते हैं, अदरवाइज प्रिंसिपल आपको स्यू किया जा सकता है। फिर एजेंट्स ड्यूटी ऑन द टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी बाय द प्रिंसिपल्स डेथ और इंसैनिटी। तो अगर मान लीजिए प्रिंसिपल की डेथ हो गई है, प्रिंसिपल पागल हो गया है, तो एजेंट तुम्हारा कर्तव्य क्या बनता है? तुम्हें ऑल रीजनेबल स्टेप्स लेने पड़ेंगे फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द इंटरेस्ट एंट्रस्टेड टू हिम। यानी कि जो भी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई है, ट्रू अकाउंट रेंडर करो एजेंट को टर्मिनेशन, एजेंसी टर्मिनेट करते हुए सब कुछ सच्चा सच्चा ईमानदारी से बना के दे दो वहां पर। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट। फिर आता है टर्मिनेशन ऑफ सब एजेंट्स अथॉरिटी, सब एजेंट्स की अथॉरिटी। हाँ जी, अगर मान लीजिए टर्मिनेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ एन एजेंट कॉजेज द टर्मिनेशन ऑफ द अथॉरिटी ऑफ ऑल सब एजेंट अपॉइंटेड बाय हिम, यानी कि एजेंट टर्मिनेट तो सारे सब एजेंट भी टर्मिनेट हो जाएंगे, ऑब्वियसली सारे सब एजेंट भी टर्मिनेट हो जाएंगे। तो एजेंट का टर्मिनेशन मतलब सभी के सभी सब एजेंट का भी टर्मिनेशन, यस, उनका भी टर्मिनेशन हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट, सर्कमस्टेंसेस वेयर द एजेंट कैन बी हेल्ड पर्सनली लायबल। अब हम अभी तक तो जानते हैं कि प्रिंसिपल के द्वारा की गई हरकतों, एजेंट के द्वारा की गई हरकतों के लिए प्रिंसिपल लायबल होता है, हाँ जी, बट कई बार एजेंट के द्वारा की गई हरकतों के लिए एजेंट ही पर्सनली लायबल होता है। वो कब कब? पहला, एजेंट कैन नॉट पर्सनली इन्फोर्स नोर बाय बाउंड बाय एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। मतलब कहता है जी, इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू दैट इफेक्ट एन एजेंट कैन नॉट पर्सनली एनफोर्स कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू बाय हिम ऑन बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल नोर ही इज पर्सनली बाउंड बाय देम। He can neither sue nor be sued on a contract made by him on his principal's behalf। ये तो हमारा एक जनरल रूल हो गया भाई साहब कि ध्यान रखना, जब तक कोई कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी ना हो तब तक एजेंट पर्सनली एक्शन नहीं ले सकता किसी कॉन्ट्रैक्ट में, और ना ही उसके ऊपर एक्शन पर्सनली लिया जा सकता है। अच्छा, ही कैन नाइदर स्यू, ना ही किसी कॉन्ट्रैक्ट में वो स्यू कर सकता है, ना ही उसको स्यू किया जा सकता है ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय हिम ऑन हिज प्रिंसिपल बिहाफ। ये तो हमारा एक जनरल रूल हो गया कि भैया एजेंट ना लायबल होगा, ना वो एक्शन ले सकता है अपने दम पर, पर्सनली एक्शन नहीं ले सकता, ना पर्सनली उसे स्यू किया जा सकता है, ना वो पर्सनली एक्शन लिया जा सकता है उसके द्वारा। ये तो हुआ हमारा सेक्शन 230, सेक्शन 230, ये एक जनरल रूल हो गया। फिर उसके बाद कहता है, अब इसकी कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन वो है जहां पर एजेंट जो है पर्सनली लायबल हो जाएगा। ये तो जनरल रूल था कि एजेंट को ना स्यू किया जा सकता, ना एजेंट स्यू कर सकता है, ना एजेंट एनफोर्स कर सकता है, ना ही उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है। बट अब इसकी एक्सेप्शन देखिएगा। पहला, अगर मान लीजिए एजेंट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ द फॉरेन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल तो यहां बैठा नहीं, तो कस्टमर जो है एजेंट को ही स्यू करेगा और एजेंट ही पर्सनली लायबल होगा, क्योंकि प्रिंसिपल तो विदेश में बैठा तो उसके ऊपर केस नहीं किया जा सकता। तो इस केस में एजेंट ही प्रिंसिपल के रूप में लायबल हो जाएगा। दूसरा, अगर मान लीजिए एजेंट जो है प्रिंसिपल के बिहाफ पर डील तो कर रहा है, मगर प्रिंसिपल का नाम डिस्क्लोज ही नहीं कर रहा, वो बता ही नहीं रहा किसी को प्रिंसिपल का नाम, और एजेंट खुद ही चौधरी बन रहा है, तो कुछ भी अगर गड़बड़ हुई तो एजेंट ही प्रिंसिपल के रूप में पर्सनली लायबल होगा। थर्ड, वेयर द प्रिंसिपल दो डिस्क्लोज्ड कैन नॉट बी स्यूड, प्रिंसिपल कैन नॉट बी स्यूड, प्रिंसिपल पे केस किया ही नहीं जा सकता, तो एजेंट इज प्रिज्यूम्ड टू बी पर्सनली लायबल। यस, फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल माइनर है, प्रिंसिपल को स्यू किया नहीं जा सकता, वो माइनर है, तो उस केस में एजेंट ही पर्सनली लायबल होगा। जी हां, अगर
अगर इफ द एजेंट प्रिटेंड मतलब कोशिश कर रहा है ये दिखाने की, बट इट इज नॉट एन एक्चुअल एजेंट एंड द प्रिंसिपल डज नॉट रेटिफाई द एक्ट बट डिसोन इट। मेरा पड़ोसी जाके मुझसे बिना पूछे हुए अगर मेरे लिए होटल के डिनर की बुकिंग कर आया और मैंने इस एक्ट को मना कर दिया, तो मैं लायबल हूं? नहीं। तो क्या वही लायबल हुए? यस। क्यों? क्योंकि मैंने रेटिफिकेशन नहीं किया, तो वो खुद ही लायबल है, मैं लायबल नहीं हूं। विद द एजेंट एक्सीड इज अथॉरिटी, कुंदन को मैंने कहा था मेडिसिन लेके आ, वो क्रियाकर्म का सामान लेके आ गया है, क्या मैं उसके लिए लायबल हूं? नहीं, क्योंकि एजेंट ने अपनी अथॉरिटी को एक्सीड कर लिया है। ठीक हो गई इतनी बात। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, राइट्स ऑफ अ थर्ड पार्टी। राइट्स ऑफ थर्ड पार्टी पे सेक्शन 231 अभी अपने आप में केस स्टडीज पूछी जा सकती हैं, ध्यान रखिएगा। कहता है जी राइट्स ऑफ पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय द अनडिस्क्लोज्ड एजेंट। ओके, क्या मतलब है इसका? देखिएगा, घटना क्या घटी, ये शाहरुख खान वाला सीन याद आता है मुझे, जब उन्हें कौन सा था स्टेडियम, वानखेड़े स्टेडियम में एंट्री करने से मना कर दिया गया था। ए मान लीजिए टिकट ले लेता है, मान लीजिए ए नाम का बंदा टिकट लेता है, एजेंट है, किसके लिए? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच के लिए, इंडिया वर्सेस पाक। ये टिकट ली जा रही है फॉर पी, प्रिंसिपल के लिए। अच्छा, पी जो है वो बैन था, वॉज नॉट अलाउड टू एंटर स्टेडियम, तो इसलिए उसने ए को कहा प्रिंसिपल, क्योंकि पी वॉज नॉट अलाउड टू एंटर इनटू अ स्टेडियम, उसके पास्ट के कुकृत्य ऐसे रहेंगे, उटपटांग काम ऐसे रहे होंगे कि उसको अलाउ नहीं थी एंट्री स्टेडियम में, तो उसने ए को कहा कि मेरे यहाँ पे टिकट खरीद ले। अब मैनेजमेंट कमेटी को तो नहीं पता था, बट उन्हें जैसे ही बाद में पता लगा, क्या वो मना कर सकते हैं? यस। मैनेजमेंट कमेटी कैन रिफ्यूज पी, यस। ये है सेक्शन 231। पढ़िए, राइट ऑफ पार्टीज, मतलब थर्ड पार्टी की बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट कमेटी की, टू अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय अनडिस्क्लोज्ड एजेंट। कहता है इफ द एजेंट कॉन्ट्रैक्ट करता है विद अ पर्सन हु नाइदर नोज नोर हैज अ रीजन टू सस्पेक्ट दैट ही इज एन एजेंट, उन्हें बिल्कुल भी शक नहीं है कि वो एजेंट के रूप में काम कर रहा है, तो इस प्रिंसिपल में रिक्वायर द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो प्रिंसिपल कह सकता है कि मैं करूंगा कॉन्ट्रैक्ट, मतलब मैं एंटर करूंगा स्टेडियम में, बट द अदर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, बट द मैनेजमेंट कमेटी है, उनका प्रिंसिपल के अगेंस्ट में अधिकार वही का वही रहेगा जो उनका अधिकार एजेंट के रूप में होता कि अगर एजेंट ही प्रिंसिपल होता। मतलब मैनेजमेंट कमेटी जो है वो पी के खिलाफ वही एक्शन ले सकती है जो कि ए के खिलाफ लेती। अगर ए के खिलाफ भी एक्शन लेती, ए ने टिकट परचेज की है, उनको नहीं पता कि ये टिकट पी के लिए परचेज की गई है, तो जो उनका राइट ए के अगेंस्ट था, क्योंकि ए ने टिकट परचेज की है, वही राइट अब पी के अगेंस्ट हो जाएगा। ठीक हो गई इतनी बात? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, कहता है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद द एजेंट सपोज टू बी द प्रिंसिपल। परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विद द एजेंट सपोज टू बी द प्रिंसिपल, सेक्शन 232। अब ये क्या कहता है, देखिएगा ये क्या कहता है। कहता है जी मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ए जो है एजेंट है ऑफ बी फॉर रुपीज 50,000। ओहो, एजेंट मत कहो, इसे कहो डेटर कहो, डेटर है बी का, यानी कि ए ने बी को 50,000 रुपए देने हैं। अच्छा, अब हुआ क्या, ए ने बी को राइस बेचे 1 लाख रुपए के, ए जो है पी मतलब प्रिंसिपल के बिहाफ पर काम कर रहा था, और ये बात बी को नहीं पता थी। ऑन बिहाफ ऑफ पी बेचे हैं, बी वॉज नॉट अवेयर। तो बी ने क्या किया, 50,000 लेने थे, 1 लाख रुपए के राइस लिए, 50,000 काट के 50,000 वापस कर दिए। अब पी चिल्लाता हुआ आया कि नहीं नहीं मुझे तो 1 लाख वापस दो, ये तुम्हारे दोनों के बीच का मामला है। भाई बी फॉर बॉम्बे कहेगा मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मैंने तो एजेंट से खरीदे हैं, तो इसलिए मैं तो अपना काट कूट के दूंगा। अब ये तुम दोनों के बीच की है, मुझे बताया गया होता या तो पहले कि ये एजेंट है, इसने तो बताया नहीं, तो फिर मैं क्या करूं।
where one person make a contract with another, neither knowing nor having reasonable ground to suspect that other one is an agent. The principal, if he require the performance of contract, can only obtain such performance subject to the right and obligation between the agent and other party. तो एजेंट और अदर पार्टी के बीच में, यानी कि ए और बी के बीच में जो आपस के राइट एंड लायबिलिटी थे, उनको एडजस्ट करने के बाद जो नेट अमाउंट बनता है, प्रिंसिपल वही रिकवर कर सकता है बस। ये दोनों अपने आप में केसेस बन सकते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट, अभी तक बने नहीं है, ये और बात है। ऑप्शन टू थर्ड पर्सन स्यू द एजेंट और द प्रिंसिपल। हाँ जी, कहता है राइट ऑफ पर्सन डीलिंग विद द एजेंट पर्सनली लायबल। ओके, अगर मान लीजिए एजेंट पर्सनली लायबल है उन सारे केसेस में, तो पर्सन डीलिंग विद हिम मे होल्ड या तो उसको या फिर उसके प्रिंसिपल को भी लायबल ठहरा सकता है उन सभी केसेस में। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए फॉरेन एज प्रिंसिपल के बिहाफ पर काम कर रहे हो, मैं अगर फॉरेन प्रिंसिपल के ऊपर भी केस करना चाहता हूं, कर सकता हूं, मगर मैं चाहूं तो अगर मैंने कहा जी कौन विदेशों में केस करेगा, तो मैं एजेंट के ऊपर इंडिया में केस कर देता हूं। तो वो दोनों ऑप्शन है। तो अगर मान लीजिए उन सभी केसेस में जहां एजेंट पर्सनली लायबल है, तो थर्ड पार्टी के पास ऑप्शन है कि वो एजेंट को भी स्यू कर सकती है और प्रिंसिपल को भी स्यू कर सकती है, ध्यान रखना, ठीक है। और आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट, consequences of inducing the agent or principal to act on the belief that principal or agent will be held exclusive liable। अगर मान लीजिए थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करती है एजेंट के साथ और ये कहकर कि एजेंट 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 चिंता मत कर, मैं तेरे ऊपर तो केस करूंगा ही नहीं, मैं प्रिंसिपल के ऊपर ही केस करूंगा, तो तुम प्रिंसिपल एजेंट के ऊपर केस कर ही नहीं सकते। सिमिलरली अगर तुम प्रिंसिपल को कहते हो मैं तुम्हारे ऊपर तो केस करूंगा ही नहीं, मैं तो एजेंट के ऊपर करूंगा, तो प्रिंसिपल के ऊपर केस कर ही नहीं सकते। तो यही लिखा, वेयर अ पर्सन हु हैज मेड अ कॉन्ट्रैक्ट विद एनी एजेंट induces the agent to act upon the belief that principal only will be held liable। अगर वो एजेंट को उकसा रहा है कि चिंता मत कर, तू लायबल नहीं होगा, प्रिंसिपल ही लायबल होगा, और induces the principal to act upon the belief that agent only will be held liable, he cannot afterward hold both the agent or the principal respectively liable। मतलब अगर आप कह रहे हो कि मैं तो प्रिंसिपल पे केस करूंगा, तो प्रिंसिपल पे केस करो, अगर आप कह रहे हो एजेंट पे केस करूंगा, तो एजेंट पे ही केस करो फिर। तो चले, तो ये हमारा था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। अभी बस थोड़ा सा रह गया पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल इन रिलेशन टू थर्ड पार्टी। अब वो प्रिंसिपल की पोजीशन थर्ड पार्टी के रिलेशन पे क्या है बता रहा है, कहता है लायबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल फॉर द एक्ट विद इन एन अथॉरिटी ऑफ द एजेंट। अगर एजेंट कोई भी ऐसा काम करता है जो विद इन हिज अथॉरिटी है, तो उसके द्वारा किए गए काम के लिए क्या प्रिंसिपल थर्ड पार्टी को लायबल है? जी हाँ, लायबल है, तो प्रिंसिपल शैल बी लायबल। सेकंड, लायबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल व्हेन द एजेंट एक्सीड हिज अथॉरिटी। मैंने कहा था मेडिसिन ला, वो लाया क्रियाक्रम का सामान, क्या मैं लायबल हूं? नहीं। तो अगर एजेंट अपनी अथॉरिटी को एक्सीड करता है, तो प्रिंसिपल शैल नॉट बी लायबल फॉर द एक्ट ऑफ द एजेंट। थर्ड, लायबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल इंड्यूसिंग द बिलीव दैट द एजेंट्स अनऑथराइज्ड एक्ट वर ऑथराइज्ड। अगर मान लीजिए प्रिंसिपल जो है सामने वाली पार्टी को यकीन दिलाता है कि ये जो काम कर रहा है एजेंट मेरी तरफ से ऑथराइज तो नहीं है, बट फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर प्रिंसिपल थर्ड पार्टी को लायबल होगा। ये सभी स्टॉपल वाला केस किया था ना, कि मैं खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा हूं और मैं कुंदन मेरे बिहाफ पर हॉल का कॉन्ट्रैक्ट फिक्स कर दिया है, मैं मुस्कुरा रहा हूं, तो क्या मैं लायबल हूं? लॉ कहता है हाँ, आप लायबल हो, आप लायबल हो। और लास्ट पॉइंट आता है, शायद लास्ट पॉइंट ये, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नोटिस गिवन टू एजेंट। अगर कोई भी एजेंट को नोटिस दिया जाता है, फॉर एग्जांपल एजेंट को क्रेडिटर जो है माल बेचते हुए एजेंट को कह देते हैं कि भैया प्रिंसिपल को बता दियो कि माल इस बार इंफीरियर क्वालिटी का है, एजेंट फिर भी परचेज कर लेता है, मगर ये नहीं बताता बात प्रिंसिपल को। तो ध्यान रखना, प्रिंसिपल भाई तुम तो लायबल हो क्रेडिटर को, क्यों? क्योंकि तुम्हारा एजेंट उन्होंने एजेंट को इन्फॉर्म कर दिया था, और एजेंट को नोटिस देना मतलब प्रिंसिपल को नोटिस देना। ठीक हो गई थी बात? आगे, प्रिंसिपल लायबिलिटी फॉर द एजेंट्स फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन और टॉर्ट्स। ध्यान रखना, अगर एजेंट कोई भी थर्ड पार्टी के साथ कोई फ्रॉड वगैरह करता है, तो उसके लिए प्रिंसिपल लायबल है। हाँ, अगर वो काम उसने अपनी अथॉरिटी के अंडर रह के किया है, परंतु अगर एजेंट ने अथॉरिटी के बाहर निकल के कुछ किया है, फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल गारमेंट्स में डील करता था, एजेंट्स ने गारमेंट्स बेचने में फ्रॉड वगैरह किया है, तो प्रिंसिपल लायबल है। परंतु एजेंट ने कंप्यूटर वगैरह बेचने में फ्रॉड किया है, तो प्रिंसिपल वहां लायबल नहीं है। ठीक है, चलिए जी। तो ये हमारा पूरे का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी था। इसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैं ही कर